देखिए कश्यप, आज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कौन कौन सी कमियां अब साफ दिखने लगा है। पीएफआरडीए ने जिस तरीके से जो नियमावली को इंट्रोड्यूस करवाया है, 10 चैप्टर में नियमावली है, और जिस तरीके से अगर आप उस नियमावली को पढ़ेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी बिल्कुल एनपीएस के तुलना में भी वो कोरा कागज के जैसा ही दिखाई देगा। उसमें केवल आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे नियम और रूल्स, लेकिन अगर जब देखेंगे कि उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, तब आपको बेनिफिट के नाम पे बिल्कुल वहाँ पे 0 सन्नाटा है। क्यों है? क्योंकि अभी बहुत सारे यूपीएस में आने वाले समय में सुधार होंगे। क्यों? इस बात को हम इतनी प्रबल संभावना के साथ क्यों कह, आने वाले समय में सोचेगी, बदलाव करेगी। जो बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चल रही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 3 साल पर समीक्षा किया जाएगा, ये आगे कितना सही निकलता है आगे जानेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि पीएफआरडीए किस तरीके से एनपीएस और यूपीएस के बीच में केंद्रीय कर्मचारी, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख है, और 90 लाख राज्य कर्मचारियों को बिल्कुल एकदम उलझन में फंसा दिया है। आरडीए के साइट पर भी उसको आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, अगर कोई सुझाव होगा कि कितना सही है आपके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि आने वाले समय में इस बात को और पुरजोर तरीके से उठाया जाए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलाव की सख्त जरूरत है। शुरुआत करते हैं पीएफआरडीए। या पीएफआरडीए जो है एनपीएस को रेगुलेट करता है, और ये एक बहुत बड़े कॉर्पस को रेगुलेट करता है। क्यों करता है इतना बड़ा कॉर्पस को? कहाँ से डिपॉजिट आया? तो ये डिपॉजिट आया 10% जो एम्प्लॉय होते हैं उनका, और 14% जो सरकार उनको ऐड करती है। यानी केंद्र में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो केंद्र सरकार ऐड कर रही है, राज्य में है तो राज्य सरकार ऐड कर रही है। 24% का एक कॉर्पस मामूली कॉर्पस नहीं होता है, एक बहुत बड़ी कॉर्पस, बहुत बड़ा फंड को जनरेट करता है। लेकिन ये जो फंड है, ये एनपीएस जो आप देख रहे हैं, जिसपे हम पीएफआरडीए की बात कर रहे हैं, क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी पीएफआरडीए को ही दे दिया गया? तो एकदम बिल्कुल ये सही कहना है कि पीएफआरडीए ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को भी रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पे इस बात को समझना है कि एनपीएस में पेंशन रूल, सीसीएस रूल्स को लागू किया गया था समय समय पर। एनपीएस में जब 1 जनवरी 2004 को जब एनपीएस को इंट्रोड्यूस करवाया गया केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो समय समय पर एनपीएस में भी बदलाव किए जाने लगे। एनपीएस में अगर 2 बातों की अगर समीक्षा की जाए, पहली बात कि जो एनपीएस का कॉर्पस 40% जो एन्युटी प्लान के लिए सरकार रख लेती है, अगर उसको वापस कर दे, और 50% जो वेतन का जो औसत वेतन का जो पेंशन होता है, अगर वहाँ से वो चालू कर दे, तो एनपीएस ही ओपीएस था। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है? यहाँ पे जो कंडीशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बन रहा है कि पहले सरकार ने नोटिफिकेशन दिया, बाद में दूसरे स्टेप में केंद्र सरकार ने गजट को पब्लिश किया, और अभी पीएफआरडीए इसको पूरा एकदम सर्कुलर को जारी किया है, पूरा एकदम इसके कंटेंट को क्लियर किया है कि क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको बेनिफिट्स। जब आप पूरा को स्टडी करेंगे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, ये मेरा निजी राय है। आप अब डिसाइड आगे आने वाले समय में कैसे करेंगे कि एनपीएस से यूपीएस में जाए या नहीं जाए। एक बात और कि क्या यूपीएस के साथ एनपीएस में रहा जा सकता है? जैसे अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से अगर आपने यूपीएस को सेलेक्ट कर लिया और आप चाह रहे हैं कि हम एनपीएस में भी रहें, तो क्या रह सकते हैं? इसका विकल्प खुल चुका है इस पीएफआरडीए के गजट में। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि भारत में एक क्रांतिकारी के तौर पे इस नई पेंशन योजना यूपीएस की शुरुआत किया गया है। वाकई क्या ये एक क्रांतिकारी पेंशन योजना हो सकता है? जरूर आप लिखिएगा। हम इसे क्रांतिकारी पेंशन योजना इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। कैसे मिलेगा यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव? जैसे जो ये आप जो देख रहे हैं, जो चैप्टर 1 में जो बातें किया गया है, यहाँ पे जो रिलेट किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ बातें हैं। सरकार का एक अपना पक्ष है कि कर्मचारियों को हम वित्तीय स्थिरता देंगे। किस आधार पर आप वित्तीय स्थिरता दे रहे हैं कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में? जब पूरा आप एनपीएस का कॉर्पस ही रख रहे हैं, डिपॉजिट ही रख रहे हैं, आप 100% डिपॉजिट का जब एन्युटी खरीद रहे हैं, अभी तक तो 40% का एनपीएस में खरीद रहे थे, 100% का एन्युटी जब आप खरीद रहे हैं, तो कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता की बात कहां आती है? हाँ, इस बात को सहज स्वीकार किया जा सकता है कि गारंटीकृत पेंशन आप प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस बात के कतई मतलब ये माना नहीं जा सकता है कि वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता को प्रदान किया जा रहा है। इस जो आप पेज को देख रहे हैं, यह पेज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पेज आपके फरवरी के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये मानकर चलिए कि एक बहुत बड़ा बदलाव कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि पीएफआरडीए ने आपसे राय मांगा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये राय मांगा है कि यूनिफाइड पेंशन संबंधित अगर कुछ आपको कमेंट है, फीडबैक है, तो आप दे सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन से अगर संबंधित जो भी आपका कमेंट और फीडबैक है, आप उसे पीएफआरडीए के साइट पर आप दे सकते हैं। और अगर इससे संबंधित जो भी बातें हैं, इस बातें को आप 17 फरवरी 2025 तक लिख सकते हैं पीएफआरडीए को ईमेल के माध्यम से।
बशर्ते आप यहाँ पे एक बात को देखना क्या है कि आप जो भी डिमांड करेंगे वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित बातों को ही वहाँ पे चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि ईमेल में आप ओपीएस की डिमांड कर देंगे। यहाँ पे आपको अगर कुछ लगता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ कमेंट देने लायक बात है, आपको समझ में आ रही है, फीडबैक देने लायक कुछ बातें हैं जो फीडबैक के रूप में दिया जा सकता है, तो आप इसे दे सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ पे ओपीएस की मांग नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए देखिए आगे एक बात को और जरा समझेंगे। एक बात को यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जैसे 1 जनवरी 2004 को जब एनपीएस लागू किया गया तो हमने पहले भी कहा कि एनपीएस 4 से लेकर 24 तक ओपीएस के स्वरूप में ही बदल रहा था। अगर अभी पहले भी मैंने कहा कि एन्यूटी को अगर छोड़ दिया जाए, 100% एन्यूटी वापस कर दिया जाए, या जो कर्मचारियों का पैसा है वह जो जमा 10% का ब्याज सहित अगर वापस कर दिया, ओपीएस बन जाता, यूपीएस की तरफ आने की ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा सुकून देगा आपको कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट के आधार पर कि जो सब्सक्राइबर हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए, उनके ग्राहक हित में कोई अगर विशेष निरीक्षण, लेखा परीक्षण अगर करवाने का अगर कुछ सरकार को युक्ति लगता है, सरकार को लगता है कि हम यहाँ पे कुछ और बेहतर करें, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये बातों को मेंशन किया गया है। चैप्टर 12 में इस बात को मेंशन किया गया है कि इंस्पेक्शन एंड ऑडिट किया जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पे एक बात को और जरा समझेंगे कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है एनपीएस, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं एम्प्लॉय को लेकर एनपीएस में, क्योंकि इस बात को जरा समझना जरूरी है, क्योंकि भारत के अगर पेंशन से संबंधित बातों को देखेंगे तो जो सबसे पहले यहाँ पे जो काम कर रहा था वह सीसीएस पेंशन रूल 1972 था, जो सिविल सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों को दे होता था 1 जनवरी 2004 को जिस शर्त पे ओपीएस से के अलावे एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिएगा ये बिल्कुल ये कोई नया एनपीएस नहीं था, ये सीसीएस पेंशन रूल का ही अमेंडमेंट था, संशोधन था। सीसीएस पेंशन रूल 1972 का अमेंडमेंट था 1 जनवरी 2004 में, और इसी का पार्ट में एनपीएस को ऐड कर दिया गया और ये कह दिया गया कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो केंद्रीय सेवा में आएंगे उन्हें एनपीएस का पार्ट माना जाएगा कि सशस्त्र बल को छोड़ के, यानी 10% इसमें कर्मचारी देंगे, 10% सरकार देगा, यहाँ पे एक अपना फंड होगा और एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा सुपर एनुएशन के समय। लेकिन अमाउंट तो मिल रही है, लेकिन इस इन्फ्लेशन में जो मिलने वाली जो पेंशन की राशि है उस पर ठहराव हो गया है एनपीएस में। आगे देखिए इस बात को जरा समझेंगे कि एनपीएस जब 1 जनवरी 2004 को आया, हमने भी ये बात को कहा, 1 जनवरी 2004 को बाद आया तो 5 साल में एनपीएस में बहुत सारे बदलाव हो गए। पहला बदलाव क्या हुआ कि जो कुछ ऐसे रूल चेंज किए गए कि अगर कोई कर्मचारी किसी कारणवश एनपीएस से ओपीएस में आ रहा था तो उनके लिए एक रूल निकाला गया कि जो भी आपका अमाउंट जमा है 10% और 2009 में 10% का शेयर केंद्र और कर्मचारियों के बीच था या राज्य या कर्मचारियों के बीच था। तो हुआ क्या कि आपकी अपनी जो 10% की कटौती राशि है इसको हम वापस कर देंगे और आप ओल्ड पेंशन स्कीम में चले जाएं। यानी एनपीएस की राशि आपकी जो कटौती है 10% ले लीजिए, अब बाकी पैसे को आप छोड़ दीजिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये व्यवस्था नहीं है। एक सबसे बड़ा बदलाव का यहाँ पे ये चीज़ को समझना होगा सरकार को कि ये चीज़ होना जरूरी है कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम दे रहे हैं तो कर्मचारियों के अंश को वापस किया जाए, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर जैसे एनपीएस से जो ओपीएस में गए थे। तो एनपीएस और यूपीएस से जो एनपीएस से यूपीएस में जाएंगे तो उनके लिए ये कम से कम फंड को रिटर्न कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे एक बात को जरा और समझिएगा। अभी एनपीएस में क्या होता था कि जब आपका सुपर एनुएशन होता था, सेवानिवृत्ति होता था, तब आपका 60% राशि को क्या कर दिया जाता था, वापस कर दिया जाता था और 40% राशि पर आपको एन्यूटी खरीदना पड़ता था। अब यहाँ पे देखिए कि जब आप पैसे को जमा करते थे तो आपके पेंशन फंड मैनेजर होता था। इस पेंशन फंड मैनेजर में आपके पैसे को कहाँ लगाया जाए कि जहाँ से बेहतर जो है आपको रिटर्न मिले, तो ये फंड मैनेजर काम करता था जो पीएफआरडीए के द्वारा संचालित होता था। और यहाँ पे एक आपको प्रान नंबर इशू किया जाता था, ठीक है, प्रान अकाउंट इशू किया जाता था। तो क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी प्रान रहेगा? क्योंकि इसी बात को समझना है। अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में प्रान रहेगा तब क्यों नहीं 60% जो पैसा है वह आप सुपर एनुएशन के समय यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दे रहे हैं? क्योंकि जब प्रान सिस्टम को ही आपने तो जीपीएफ को ऐड नहीं किया, आपने तो प्रान को ही ऐड किया। अब यहाँ पे इस बात को जरा समझना होगा
अब यहाँ पे इस बात को जरा समझना होगा कि अगर कोई यूपीएस ग्राहक है, अगर प्रान नंबर उसका यूपीएस में खुल गया, अगर उसकी इच्छा है कि हमें एनपीएस में भी डिडक्शन दे, तो क्या वो दे सकता है? देखिए यहाँ पे इस बात को समझना है कि 1 जनवरी 2004 के बाद जब एनपीएस लागू हुआ था तो ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू हुआ था। 2009 से इसे भारतीय नागरिकों के लिए शुरू कर दिया गया कि कोई भी आम नागरिक जो है वो एनपीएस का हिस्सा बन सकता है, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना रह रहा हो। लेकिन यहाँ पे देखिए मसला क्या है कि अगर आप यूपीएस में भी हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी है, तो आप जो है वह नागरिक मॉडल के अंतर्गत, ये आपकी एनपीएस जो है नागरिक मॉडल के अंतर्गत आप एनपीएस का भी हिस्सा बन सकते हैं। यानी आपके प्रान नंबर का ही पूरा गेम यहाँ पे चल रहा है। तो जब प्रान नंबर के आधार पर, क्योंकि वहां ओपीएस में जीपीएफ था, यहाँ पे प्रान नंबर जब है तब आपको एन्युटी खरीदने की क्या जरूरत है? जब आप पेंशन की राशि तय कर रहे हैं तो पैसे को आप वापस कर दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप उदार नीति के तहत अगर काम कर रहे हैं, अगर कठोर नीति के तहत भी अगर काम करें तो कम से कम जो उनका शेयर है उनको तो वापस कर दीजिए, बाकी पैसे को आप अपने सरकार अपना डिपॉजिट करवा ले। देखिए यहाँ पे एनपीएस टियर 2 में 2019 से कर छूट था एटीसी के तहत। अब यहाँ पे एक बात आती है रूल 56J, बहुत महत्वपूर्ण है रूल 56J, क्योंकि यहीं पे जो ऐसे कुछ लोग हैं जो लगभग 30 वर्ष की सेवा करके लगभग 50 से 60 वर्ष की उम्र में जो लोग सेवानिवृत्ति सरकार जिनको दे रही थी वह रूल 56J के तहत दिया जाता था। ये रूल 56J जो आप देख रहे हैं, ये जो CCS 1965 56J के तहत है, इस पर अगर सेवानिवृत्ति मिलता था तो कोई दंड नहीं दिया जाता था, कोई दंड। लेकिन ये देखिए, ये जो आप 56J देख रहे हैं ये VRS नहीं है, ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट वाला प्रोसेस नहीं है। ये 56J के तहत सरकार आपको 30 वर्ष की सेवा पर या 50 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, 50 से 60 के बीच में सरकार समय समय पर अपने रूल के तहत आपको रिटायरमेंट दे सकता है, आप सरकार की इच्छा के अनुसार। तो इसके लिए आपको जो बातें था, इसके लिए कोई पनिशमेंट देने की बात नहीं होता था और पेंशन की शुरुआत कर दी जाती थी उसी समय से। ये जो आप देख रहे हैं एनपीएस में भी कुछ बातों को देखना है। एनपीएस में देखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का एक लेटर है, इसमें कहा था कि मिनिमम जो आफ्टर रिटायरमेंट का जो एज निर्धारण किया गया था 10 साल एनपीएस की सुविधा के लिए। अब देखिए कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर सर्विस ऑफ सीसीएस फैकल्टी एंड डेथ डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति अगर एनपीएस एम्प्लॉयर है, अगर वो डेथ कर जाता है तब उसके लिए 10 वर्ष की अहरक सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इस बात की चर्चा नहीं की गई है। अहरक सेवा तो 10 वर्ष कर दिया न्यूनतम पेंशन के लिए, लेकिन अगर यूपीएस में है और कोई किसी का अगर उससे पहले अगर किसी कारण से डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, या किसी कारण से केस ऑफ डेथ अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या ला रहे हैं। एक बात यहाँ पे और ध्यान देने लायक है कि जब वेतन आयोग बनता है तब ग्रेच्युटी की सीमा, अगर 7th पे कमीशन की उदाहरण लीजिए तो यहाँ पे ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाया गया था। कहा गया था कि अगर 50% डीए हो जाएगा तो डीए को मर्ज कर दिया जाएगा 20% ग्रेच्युटी में, यानी ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है ग्रेच्युटी के अमाउंट से संबंधित, या आने वाले समय में अगर कोई पे कमीशन आता है तो उस पे कमीशन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या काम करेगा। आने वाले समय में एक आप देख सकते हैं कि सरकार कुछ इस पर गंभीर विचार करेगी, केंद्र सरकार, और इसमें कुछ बदलाव कर सकती है, क्योंकि अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक पेंशन प्रणाली का एक ठहराव है। इसको आप ये न समझना है कि यह एक शुरुआत है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेंशन की एक ठहराव है। आने वाले समय में सरकार इस ठहराव को कैसे कदम के तौर पर आगे बढ़ाती है, इस बात का इंतजार फरवरी के बाद लगभग सभी लोगों को रहेगा, क्योंकि आपसे कमेंट और फीडबैक मांगा गया है, तो आप इसे दे सकते हैं यूपीएस के रिगार्डिंग, यूपीएस के रेफरेंस पे। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा है।